इस समय मैं शास्त्री एवं उपशास्त्री की सामान्य कक्षा में हूँ। इस कक्षा में सभी विषय के छात्र उपस्थित हैं। इन सभी छात्रों के लिए मैं अपना ज्योतिष का सामान्य ज्ञान के रूप में यह कक्षा ले रहा हूँ और इसमें जो प्रारंभिक ज्ञान है ज्योतिष शास्त्र का उस को मैं देने जा रहा हूँ। उसी कड़ी को लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले भी मैंने दो कक्षा लिया था। तो ज्योतिष से सामान्य ज्ञान हम 1 और 2 इससे पहले हो चुका है। अब ज्योतिष सामान्य ज्ञानम 3 मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर तारा विमर्श का पाठ शुरू होने जा रहा है। तारा विचार कैसे किया जाता है? तो जन्म भाद गणे दादौ दीन देशयावधिक्रमात् नवभीश्च हरेद भागम शेषम ताराम निर्दिशेत्। तो कहता है कि जन्म भाद गणे दादौ आदौ जन्म भाद गणे आदौ प्रथमतः जन्म भाद जन्म नक्षत्र गणयेत्। जन्म नक्षत्र से गिने, पहले जन्म नक्षत्र से अथवा नाम नक्षत्र से गिने। कहाँ तक गिने? तो दीन दिशनयाव अधिक्रमात्, जिस दिन में काम करना है, जिस दिन में मुहूर्त का निर्धारण करना है, जैसे यात्रा ही करनी है तो नाम नक्षत्र अथवा दिन नक्षत्र से शुरू करेंगे, या यात्रा यदि मघा नक्षत्र में करनी है तो वहाँ तक गिनेंगे। मघा सबसे पहले तो मघा यात्रा में भीत नहीं है तो पुष्य नक्षत्र तक, पुष्य नक्षत्र यात्रा में अश्विनी रेवती निष्ठा पुष्यो हस्ता पुनर्वसु यात्रा में भीत है। तो नाम नक्षत्र मघा हुआ, अब पुष्य दिन नक्षत्र हुआ तो जन्म भाग जन्म नक्षत्र अथवा नाम नक्षत्र, यहाँ से दिन नक्षत्र तक गिनना है। तो दिन नक्षत्र पुष्य हुआ, जन्म नाम नक्षत्र मघा हुआ। जन्म नक्षत्र सबका मालूम रहता नहीं है तो नामे नक्षत्र से काम चलाना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में नाम नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनते हैं। तो नाम नक्षत्र हुआ मघा, तो मघा से गिनते हैं पुष्य तक, पुष्य दिन नक्षत्र है। उसी दिन यात्रा की तिथि निर्धारित करनी है। मघा पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्र, उत्तरभाद्र, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य। तो ये हो गया 26, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा 27, मघा तो 26 हो गया। जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनने पर संख्या आया 26। तो नवभिश्च हरेद भागम, इस 26 में 9 से भाग देते हैं, भाग देना चाहिए। तो 9 से भाग देने पर 9 दूना 18, शेष बचता है 8 जो शेष बचा तो शेषम ताराम विनिर्दिशेत्, 8वीं तारा हुई। शेष 8 बचा तो 8वीं तारा हुई। शेष 1 बचेगा तो पहली तारा होगी। शेष 2 बचेगा तो दूसरी तारा हुई। शेष 3 बचेगा तो तीसरी तारा। शेष 4 बचेगा तो चौथी तारा। शेष 5 बचता है तो 5वीं तारा। शेष 6 बचता है तो 6ठी तारा। शेष 7 बचता है तो 7वीं तारा। शेष 8 बचता है तो 8वीं तारा। शेष यदि 0 बचता है तो 9वीं तारा समझनी चाहिए। तो अब हम समझ गए कि जिस दिन हमें कोई शुभ काम करना है उसमें तारा का विचार करना है, तारा का आनयन करना है, तारा का ज्ञान करना है कि इस दिन की तारा मेरे लिए शुभ होगी अथवा अशुभ होगी। तो इसके लिए अपने नाम नक्षत्र से उस दिन के नक्षत्र तक गिनते हैं।
गिनने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या में 8 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है एक आदि, तो उस तरह से एक आदि शेष बचने पर हम तारा का ज्ञान कर लेते हैं कि अमुक तारा हुई। तारा 9 होती है, उसको हम आगे कहने जा रहे हैं कि जन्म संपद विपत् क्षेम प्रत्यरी साधको वधः तथा मैत्राति मैत्री च नव तारा प्रकीर्तिता। अब 9 ताराएं जो होती है तो यह जन्म संपत विपत क्षेम, पहली तारा का नाम जन्म है, दूसरी का संपत, तीसरी विपत, चौथी क्षेम, पांचवी प्रत्यरी, छठी साधक, सातवीं वध, आठवीं मैत्र और 9वीं तारा का नाम अति मैत्र है। इस तरह से ये 9 तारा हुई। तो हम इससे पहले जो शेष प्राप्त किए एक आदि, शेष प्राप्त करने पर 8 शेष प्राप्त हुआ, तो 8वीं तारा हुई। तो 8वीं तारा का नाम यहाँ पर मैत्र है। 8वीं तारा मैत्र हुई। पहली तारा एक शेष बचने पर पहली तारा जन्म, दूसरी संपत, तीसरी विपत, चौथी क्षेम, पांचवी प्रत्यरी, छठी साधक, सातवीं वध, 8वीं मैत्र और 9वीं तारा अति मैत्र। शून्य यदि शेष बचता है अथवा नाम नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनने पर 9 यदि संख्या आती है तो उस स्थिति में चाहे तो भाग नहीं देंगे, सीधे समझेंगे कि 9वीं तारा हुई, अथवा यदि भाग देते हैं तो शून्य शेष बचेगा। शून्य शेष बचने पर 9वीं तारा ही समझी जाएगी। तो एक इस तरह से तारा का ज्ञान हुआ कि शेष 8 बचा। अब जैसे मघा नक्षत्र है और हस्त नक्षत्र में दिन देखना है तो मघा से गिनते हैं, तो मघा पूर्व फल्गुनी उत्तर फल्गुनी हस्त 4 हुआ, तो चौथी तारा हुई। यहाँ भाग देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, भाग लगेगा ही नहीं। अब यदि अनुराधा में देखना है, दिन अनुराधा में देखना है मघा से गिनते हैं, मघा पूर्व फल्गुनी उत्तर फल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा 8 हुआ, 8वीं तारा हुई। यदि श्रवणा में देखना है तो मघा पूर्व फल्गुनी उत्तर फल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाखांड उत्तराखांड श्रवणा 13 हुआ। तो 13 में भाग देते हैं 9 से भाग देने पर शेष बचता है 4। तो जन्म संपद विपत क्षेम तारा हुआ। तो अभी तारा का आनयन हम इस तरह से समझ लिए कि जन्म नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिन करके उसमें 9 से भाग देकर जो शेष बचेगा उस शेष में 9 जो शेष बचेगा उस शेष से जन्म संपद विपत क्षेम प्रत्यरी साधक वध मैत्र और अति मैत्र ये हम तारा समझ लेंगे। इससे मुझे तारा का ज्ञान हो गया, हम तारा का आनयन कर लिए। अब कौन सी तारा शुभ फलदायी है और कौन अशुभ फलदायी है इसका ज्ञान हम अगले पद्य के माध्यम से करेंगे। तो द्विचतुः खडष्ट नवगतास्ताराः शुभप्रदाः। द्विचतुः खडष्ट नवगतास्ताराः शुभप्रदाः जनुर्विपत् प्रत्यरिश्च वधाख्यान शुभप्रदाः। इन 9 ताराओं में द्विचतुः खडष्ट नवगताः ताराः शुभप्रदाः, दूसरी तारा, चौथी तारा, छठी तारा, 8वीं तारा एवं 9वीं तारा, ये द्विचतुः खडष्ट नव जो ताराएं हैं ये शुभ फलप्रद है, शुभ फलदायी है। यदि शेष में 2, 4, 6, 8 अथवा 9 आता है तो समझेंगे कि यह शुभ हुआ, इन तारा में शुभ काम शुभदायी होगा, मंगल कारक होगा, तो इसमें काम करने का हम आदेश देंगे कि मुहूर्त अच्छा है। और यदि शेष 1, 3, 5 और 7 आता है
तो तब समझेंगे कि नो शुभप्रदा। जनुर्विवत प्रत्यरिश्च वधाख्यानो शुभप्रदा। तो एक शेष होने पर जन्म तारा होती है, 2-3 शेष होने पर विपत तारा, 5 शेष होने पर प्रत्यरी और 7 शेष होने पर वध तारा आती है। तो ये जो ताराएं हैं, जन्म तारा, विपत तारा, प्रत्यरी तारा एवं वध तारा, ये चारों शुभप्रदा नो, शुभ फलदायी नहीं है, शुभ फल नहीं देती है। तो शेष यदि 2, 4, 6, 8, 9 आता है तो समझेंगे कि तारा शुभप्रद है, और शेष यदि 1, 3, 5, 7 आता है तो समझेंगे तारा शुभप्रद नहीं है। इस नक्षत्र में इस व्यक्ति के लिए शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके लिए, शुभ मुहूर्त को खोजने के लिए। अब आगे के पद में है तारा का परिहार। यदि मुझे कार्य आवश्यक है, अन्य सब कुछ ठीक है, दिन, तिथि, नक्षत्र, योग, ये सब अनुकूल है, चंद्रमा भी अनुकूल है, और तारा अनुकूल नहीं बैठते हैं, काम करना आवश्यक होता है, इसको टाला नहीं जा सकता है, तो उस परिस्थिति में हम तारा का परिहार करते हैं। तो शास्त्रकार तारा का परिहार इस तरह से करने का आदेश दिए हैं कि प्रत्यरौ लवणम दद्यात् शाकम दद्यात् त्रिजन्मसु गुडम विपत्ति तारायाम सुवर्ण निधने तिलम। यदि आनयन करने पर प्रत्यरी तारा आती है, प्रत्यरी तारा 5वीं तारा हुई, तो लवण का दान करके यात्रा के समय लवण का दान करके यात्रा करनी चाहिए। शाकम दद्यात् त्रिजन्मसु, और यदि जन्म तारा है उसकी शांति करनी है तो शाक सब्जी सबका दान करके यात्रा करनी चाहिए। गुणम विपत्ति तारायाम, यदि विपत्ति तारा है, उस विपत्ति तारा की शांति अपेक्षित है तो गुड़ का दान करेंगे, गुड़ का, शक्कर का। और सुवर्ण निधने तलम, यदि निधन तारा है, निधन तारा है तो निधन तारा का 7वां तारा वध तारा है, तो निधन हुआ, तो निधन तारा की शांति के लिए स्वर्णम दद्या तिल, सुवर्ण निधने तिलम, तिल अथवा सोने का दान करना चाहिए। यदि सामर्थ्य रहे तो सोना का, अन्यथा तिल का दान करके निधन तारा की शांति होती है, तब यात्रा करनी चाहिए। तो इस तरह से प्रत्यरी तारा में लवण का दान, जन्म तारा में शाक सब्जी का दान, विपत्ति तारा में गुड़ का दान एवं निधन तारा में तिल अथवा सोने का दान करके तब यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए, या अन्य कोई मांगलिक काम का प्रारंभ करना चाहिए। तो इस तरह से तारा का विचार यहाँ पर हुआ। अब 12 राशिस्थ चंद्र विचार। इससे पहले के पाठ में हम लोग पढ़े थे चंद्रवास विचार। तो चंद्रवास विचार, तो चंद्रमा का विचार उसमें भी हम पढ़े थे। तो उसमें पढ़े थे कि चंद्रमा का दिशा के हिसाब से चंद्रमा का विचार, चंद्रमा कब किस दिशा में रहते हैं, और उस दिशा में यात्रा करने पर या उस दिशा से इतर की दिशा में यात्रा करने पर क्या फल होगा। अब यह है राशि के हिसाब से, जन्म राशि जो है या नाम राशि, उसके हिसाब से अमुक राशि वालों के लिए चंद्रमा, आज का चंद्रमा कैसा रहेगा। मेष राशि वाले व्यक्ति के लिए सिंह राशि में यदि चंद्रमा आज है तो उसमें यात्रा या कोई काम करना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका विचार नाम राशि पर से या जन्म राशि पर से किया जाता है। तो इसमें 12 राशियां होती है, तो 12 चंद्रमा भी होते हैं।
तो इसमें कहे हैं कि प्रथमः स्थितिकृत चंद्रः, द्वितीयः चार्थलाभदः, तृतीये क्षेम आरोग्यम, चतुर्थः कलहप्रदः, पंचमे ज्ञानवृद्धिश्च, षष्ठे धान्य धनागमः, सप्तमे राजसम्मानमस्तमे प्राणसंशयः, नवमे धर्मलाभः स्यात्, दशमे मानुषक्षितम्, एकादशे जयो नित्यम, द्वादशे मृत्यु मादिशेत्। एकादशे जयो नित्यम, एकादशे जयो नित्यम, द्वादशे मृत्यु मादिशेत्। तो 12 राशियां होती है। तो पहले चंद्रमा का आनयन करते हैं। तो आनयन कैसे होगा? मान लीजिए मेरी राशि वृष है, वृष राशि मेरी है, और मकर राशि में चंद्रमा है। जिस दिन हम काम करेंगे, जिस दिन मुझे यात्रा करनी है, तो उस दिन चंद्रमा का विचार करने के लिए जन्म नाम राशि से, नाम राशि जो वृष है, इस वृष राशि से दिन राशि मकर तक हम गिनते हैं। तो 9 संख्या आती है। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुल, वृश्चिक, धनु, मकर, 9 संख्या आई। 9 संख्या आने पर यह हम समझते हैं, समझेंगे कि 9वां चंद्रमा हुआ। तो इस तरह से चंद्र का आनयन हो गया। तो चंद्रमा का आनयन जब हो गया तो कौन सा चंद्रमा शुभ है और कौन सा चंद्रमा अशुभ है, इसका ज्ञान हम अब करेंगे। तो इसका ज्ञान इस पद के माध्यम से हो रहा है कि प्रथमः स्थितिकृत चंद्रः, यदि पहला चंद्रमा है तो वह चंद्रमा स्थिर कारक होगा। इसमें काम, जो काम हम करेंगे वह उसमें स्थायित्व रहेगा। द्वितीय चार्थलाभदः, दूसरा यदि चंद्रमा होता है तो वह धन धान्य का लाभ कराएगा। तृतीय क्षेम आरोग्यम, तीसरा चंद्रमा क्षेम और आरोग्य की वृद्धि करेगी। चतुर्थ कलहप्रदः, और चौथा चंद्रमा कलह कारक होगा। इससे झगड़ा झंझट आदि में वृद्धि होगी। पंचमे ज्ञान वृद्धिश्च, और पांचवी ताना, यदि 5वां चंद्रमा है, आनयन करने पर यदि 5वां चंद्रमा प्राप्त होता है तो उसमें ज्ञान वृद्धि होगी। षष्ठे धान्य धनागम, और छठा चंद्रमा आने पर धन और धान्य की वृद्धि होगी। सप्तमे राज सम्मानम, 7वां चंद्रमा आने पर राजकीय सम्मान मिलेगा। अष्टमी प्राण संशय, 8वां चंद्रमा आने पर जो काम करेंगे हम तो प्राण संशय में पड़ जाएगा, जान संकट में आएगा। और 9वें धर्म लाभ, और 9वां चंद्रमा आने पर धर्म की वृद्धि होगी, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। 10वें मानुषक्षितम, और 10वां चंद्रमा आने पर मनोभिलषित जो काम है, मनोवांछित जो काम है, उस काम की पूर्ति होगी। मनोभिलषित कार्यों की पूर्ति होगी। एकादशे जयो नित्यम, एकादश चंद्रमा, 11वां चंद्रमा यदि आता है तो विजय होगा। जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। द्वादशे मृत्यु मादिशेत्, अब 12वां चंद्रमा आने पर मृत्यु की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हम यह समझ रहे हैं कि चतुर्थः कलहप्रदः, चतुर्थः कलहप्रदः, अष्टमे प्राण संशयः, द्वादशे मृत्यु मादिशेत्। ये जो चौथा, 8वां और 12वां चंद्रमा है, ये अनिष्ट कारक है। इस चंद्रमा के रहने पर जो प्रारब्ध काम है उसको रोकना चाहिए। इस मुहूर्त में किसी भी तरह का शुभ काम का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और शेष जो 4, 8 और 12वां चंद्रमा को छोड़कर जो शेष 8 चंद्रमा है, उसमें उसकी प्राप्ति होने पर
किसी भी काम का प्रारंभ करने से कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होती है, अपेक्षित सफलता प्राप्त होती है। इस तरह से हम तारा का विचार किए, तारा का ज्ञान प्राप्त किए, तारा का आनयन करते हुए उसके शुभाशुभ फल का निर्धारण किए, चंद्रमा का भी आनयन किए, चंद्रमा के आनयन करते हुए इससे शुभाशुभ फल का भी ज्ञान प्राप्त कर लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इससे आगे कि द्वादश चंद्रापवाद, द्वादश चंद्रापवाद। द्वादश चंद्रापवाद। अभिषेके निषेके अन्न प्राशने व्रत बंधने गृह प्रवेशे यात्रायाम चंद्रो द्वादश शुभः जन्म नक्षत्र गश्चंद्र प्रशस्त सर्वकर्मसु क्षौर भैखज्यवादाध्वकर्तनेशु जुर्जेत। द्वादश चंद्रापवाद, ये जो 12 चंद्रमा है इसका अपवाद है। मतलब तो कहते हैं अभिषेके निषेके अन्न प्राशने व्रत बंधने, अभिषेक में, निषेक में, अन्न प्राशन में, व्रत बंधन में, गृह प्रवेश में, इन सब का काम में द्वादश चंद्रमा, 12वां जो चंद्रमा है वह शुभ फलदायी है। तो अभिषेक, राज्याभिषेक, निषेक या गर्भाधान कर्म हुआ। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन में, व्रत बंधने, उपनयन में, गृह प्रवेश में और यात्रा में चंद्रो द्वादश कहते हैं कि 12वां चंद्रमा शुभ कारक होता है। 12वां चंद्रमा का विचार इसमें नहीं करना चाहिए, इसको उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, ये अपवाद है। और जन्म नक्षत्र गश्चंद्रा प्रशस्ता सर्वकर्मसु क्षौर भयखज्यवादाध्व कर्तनेशु विवर्जयते। और कहते हैं जन्म नक्षत्र का जो चंद्रमा है वह क्षौर कर्म, प्रथम पहले औषध सेवन करना, संगीत की शिक्षा प्राप्त करना, यात्रा करना, नख वृक्ष आदि का छेदन करना, इन सभी कार्यों को छोड़कर सभी काम में जो शुभ होता है। मतलब 12वां जो जन्म नक्षत्र का चंद्रमा है वह पहला चंद्रमा प्रशस्त सर्वकर्म, सभी काम में प्रशस्त होता है। केवल छोर कर्म, वही खज्य कर्म मतलब औषधि का सेवन करना, वाद्य संगीत की शिक्षा प्राप्त करना, यात्रा करना और कर्तन वृक्ष आदि का कर्तन का, ये सब का काटना, ये सब छोड़ करके सभी काम में वर्जित है। और फिर आगे प्रकारांतर से इसका अपवाद करते हैं, तारा और चंद्रमा का प्रकारांतर से अपवाद है। शुक्ल पक्षे द्वितीयस्तु पंचमो नवमः शुभः कृष्ण पक्षे विचारणीयात्, कृष्ण पक्षे विजानीयात् तारा सुंदर बलियसी। शुक्ल पक्षे द्वितीयस्तु पंचमो नवमः शुभः, कृष्ण पक्षे विजानीयात् तारा सुंदर बलियसी। शुक्ल पक्षे तथा चंद्रे शुद्धि रीत्यभिधीयते। अब कहता है शुक्ल पक्षे द्वितीयस्तु पंचमो नवमः शुभः। शुक्ल पक्ष में दूसरा, पांचवा, नवा चंद्रमा शुभ होता है।
कृष्ण पक्षे विजानिया तारा शुद्धि बली अच्छी। कृष्ण पक्ष में तारा की शुद्धि बली होती है, बलवान होती है। और शुक्ल पक्ष तथा चंद्र शक्ति शुद्ध रीति अभिधीयते। तो यहाँ दो बात आती है कि तारा और चंद्रमा का जो हम इससे पहले आनयन किए हैं, फलाफल का निर्धारण किए हैं, तो उसमें दोनों की शुद्धि यदि एक साथ हो जाती है तो वह अति उत्तम होता है। और यदि दोनों में से एक की शुद्धि होती है, दूसरे की शुद्धि नहीं होती है, उसके अभाव में हम मुहूर्त को आगे बढ़ाते हैं, आगे अन्वेषण करते हैं उत्तम मुहूर्त का, अनुकूल मुहूर्त का। तो उस परिस्थिति में यदि हमको तुरंत शीघ्र मुहूर्त की आवश्यकता है और नियमानुसार शीघ्र उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस परिस्थिति में आचार्यों का वचन है कि कृष्ण पक्षे विजानिया तारा शुद्धि बलियसी। कृष्ण पक्ष में तारा शुद्धि, तारा बलवान होती है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान होता है। तो कृष्ण पक्ष में यदि तारा की शुद्धि प्राप्त हो गई, तारा शुभ हो गई, चंद्रमा अनुकूल नहीं है, चंद्रमा प्रतिकूल है, तो इसमें हम काम आगे बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं। और शुक्ल पक्ष में यदि चंद्रमा की शुद्धि, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान होते हैं, तो उसमें यदि चंद्रमा की शुद्धि प्राप्त हुई, तारा की शुद्धि नहीं मिल रही है, तो उसमें भी हम काम कर सकते हैं। यह विशेष परिस्थिति के लिए यह वचन कहा गया है। सामान्य परिस्थिति में दोनों तारा और चंद्रमा दोनों की शुद्धि रहने पर फिर दिशा के हिसाब से चंद्रमा का वास यदि सम्मुख और दहिन में रहे तब अनुकूल होते हैं। इस तरह से अनुकूल परिस्थिति में ही शुभ काम का प्रारंभ करना चाहिए। इस तरह से आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसमें यदि कहीं कोई शंका हो तो उसको व्हाट्सएप के माध्यम से रखना चाहिए। और यह इस कक्षा का क्रम आगे भी इस तरह से चलता रहेगा। ज्योतिषस्य सामान्य ज्ञानम 3 आज यह यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसके बाद फिर ज्योतिषस्य सामान्य ज्ञानम 4 दूसरे दिन लेकर के हम आएंगे।